नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है इतिहास के आईने में भारत नाम की इस सीरीज में। ये इस सीरीज का तीसरा अंक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर संजीव वैद सर। आज का हमारा जो विषय है वो एक ऐसी शख्सियत के विषय में है जिन्हें न सिर्फ भारत का बच्चा बच्चा जानता है बल्कि बच्चा बच्चा उस शख्सियत की अहमियत, उस शख्सियत की भूमिका के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। शख्सियत का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इनके विषय में, इनके राजनीतिक विचारों के विषय में, इनकी भूमिका के विषय में, जो भारत का एकीकरण किया गया, ये जो भारत का जो नक्शा हमको आज जैसा दिखाई देता है, इस नक्शे को ऐसा बनाने में इनकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम हमारे गेस्ट से जानते हैं। सर जी सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूं कहूंगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले तो हम इनके राजनीतिक विचार जानना चाहेंगे कि इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, क्या इनके विचार थे, किस तरीके से ये किस दिशा में, किस तरीके से ये मास मूवमेंट को लेकर के जाना चाहते थे। सर देखिए, सरदार पटेल साहब की जो राजनीतिक विचारधारा है वो एकदम क्लियर है जी। मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल ने कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जी। उनकी एक विशेषता थी कि वो एक्शन में बिलीव करते थे जी। उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपनी राजनीतिक विचारधारा को व्यक्त किया हमेशा जी। सरदार पटेल मतलब कोई लेखक या बौद्धिक व्यक्ति नहीं थे, वो विशुद्ध रूप से व्यवहारिक व्यक्ति थे। और मैं तो उनको लौह पुरुष भी कहता हूँ, आधुनिक राजनीति का चाणक्य भी उन्हें कहा जा सकता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वैसे ही सरदार पटेल के नेतृत्व में आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया गया है। पटेल साहब एक मजबूत, एक संघात्मक शासन प्रणाली के पक्षधर थे। पटेल साहब एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो कि पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष हो और मजबूत हो, संघात्मक शासन प्रणाली से युक्त हो और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के वो समर्थक थे। मतलब कहीं ना कहीं पटेल साहब इस बात को जानते थे कि इस देश को मजबूत तभी बनाया जा सकता है जब आप उसके भीतर मजबूत लोहे जैसी दीवारें खड़ी कर सकें, एक मजबूत संविधान, एक मजबूत आधार, एक मजबूत केंद्र सरकार वहां पर स्थापित हो। तो स्पष्ट रूप से वो संघात्मक शासन प्रणाली के पक्षधर थे और उनके दिमाग में एक वो छवि थी कि एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को खंड खंड विभाजित करने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ सरदार पटेल इन बिखरे हुए खंडों को जोड़ करके एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए थे। तो पटेल साहब की विचारधारा का सीधा सीधा मंत्र है, एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण किया जाए। जी। सर एक चीज जो है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें भी एक बहुत अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भारतीय संघ जो है उसके निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका कहां तक है और किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। देखिए, जब अंतरिम देश आजादी की डगर पर था तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया जी। उस परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और गृह मंत्रालय का जो प्रभार था वो पटेल साहब को सौंपा गया जी। सरदार पटेल के नेतृत्व में पूरे देश एक अखंड भारत का निर्माण करना था जी। और उसी वक्त जो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने अपना माउंटबेटन प्लान भी पेश किया जी। जिसे हम लोग मजाकिया शब्दों में वाल्कन प्लान भी कहते हैं। अच्छा। माउंटबेटन प्लान में 3 हिस्से थे। भारत की वो देशी रियासतें जो भारत में शामिल होना चाहती हैं वो भारत में शामिल हो जाएं। नंबर 2, वे देशी रियासतें जो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। और तीसरे नंबर पर उन्होंने तमाम देशी रियासतों को एक विकल्प दे दिया कि यदि आप भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना स्वतंत्र निर्णय ले लें। मतलब माउंटबेटन प्लान के जो सार था वो यही था कि इस देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए जी। मतलब एक ऐसा कि आप राजस्थान से अगर आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस देश के भीतर बहुत सारे देश बन जाएं, जिस तरह से एक समय में युगोस्लाविया को छोटे छोटे देशों में बांट दिया गया जिन्हें बाल्कन नेशन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के लिए भी कमोबश वही योजना थी, इसलिए हम लोग माउंटबेटन प्लान को बाल्कन योजना भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन सरदार साहब की मौजूदगी के कारण वो बाल्कन प्लान कभी भी अमली जामा नहीं पहन पाया और सरदार पटेल ने
सभी देशी रियासतों को खुल करके चेतावनी दी कि यदि आप भारतीय भूभाग के भीतर हैं तो आपको भारतीय रियासतों में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने सभी देशी राज्य रजवाड़ों को खत लिखा, कठोर खत था, जिसका सार यही था कि या तो आप स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हो जाइए, अन्यथा हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तो अधिकांश देशी रियासतें पटेल साहब के लौह व्यक्तित्व को जानती थी और वो भारतीय संघ में शामिल हो गई। समस्या कुछ जगह पर पैदा हुई, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल रियासत, जोधपुर रियासत, त्रावणकोर रियासत। तो भोपाल, जोधपुर, त्रावणकोर ये तो छोटे छोटे सिक्के थे, इनको तो पटेल ने यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर दिया। जी। 3 रियासतों ने बड़ी समस्या पैदा कर दी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर पर निर्णय लेने के लिए पंडित नेहरू अधिकृत थे। पंडित नेहरू की मंशा थी कि कश्मीर की समस्या मैं ही सॉल्व करूंगा। जी जी। शायद इसलिए थोड़ा सा लंबा खिंच गई वो। पटेल साहब के पास होती तो वहीं सॉल्व हो जाती। जी जी जी। जूनागढ़ और हैदराबाद को पटेल साहब ने जिस सूझबूझ से भारतीय रियासतों में शामिल किया है, भारतीय संघ में शामिल किया है, वो काबिल तारीफ है। जो कार्य बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था, वो कार्य पटेल साहब ने हिंदुस्तान में किया, इसलिए आप उनको भारत का बिस्मार्क भी कह सकते हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद की जो बहुसंख्यक प्रजा थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, वो भारतीय संघ के पक्ष में थे। लेकिन वहां के जो नवाब थे, जूनागढ़ का नवाब था महावत खान, हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली खान, ये पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में थे। कहीं ना कहीं जिन्ना साहब के द्वारा उनको चारा फेंका गया था कि आप हमारे साथ शामिल होंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को भी ऐसा ही चारा फेंका गया। तो जो है, हैदराबाद के निजाम ने तो बाकायदा पूरी तैयारी कर ली। आपने सुना होगा 2 साल पहले केस भी बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक निजाम फंड केस सामने आया। निजाम ने तो हथियार खरीदने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड में पैसे तक जमा कर दिए थे। तो जो है, सरदार पटेल ने हैदराबाद के, पहले जूनागढ़ के बारे में बात कर ले। पहले जूनागढ़ का मसला था, महावत खां और उनका प्रधानमंत्री भुट्टो पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई की तो महावत खां और प्रधानमंत्री भुट्टो पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में जनमत संग्रह किया गया और जूनागढ़ की बहुसंख्यक प्रजा ने, जिसमें जूनागढ़ के मुसलमान भी शामिल थे, उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने का निर्णय लिया। अब रही बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जो निजाम था वो जिन्ना के सीधे संपर्क में था और पूरी विस्तृत उसने तैयारियां कर ली थी। सरदार पटेल ने भारतीय सेना की मदद ली और ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद रियासत की सेना को इंडियन आर्मी ने डिफीट किया और निजाम को भारतीय संघ के साथ हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, विवश किया। लेकिन हैदराबाद पर भी हमने जो है जनमत संग्रह के बाद निर्णय लिया। पटेल साहब के नेतृत्व में कोई भी कार्रवाई असंवैधानिक नहीं हुई है। बाकायदा वहां की जनता से पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में हैदराबाद में भी रेफरेंडम हुआ। हैदराबाद की बहुसंख्यक प्रजा ने भी भारत के साथ विलय पर अपनी सहमति जताई और जनता के निर्णय के बाद जूनागढ़ और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण निर्णय थे। बाकी भोपाल, जोधपुर और त्रावणकोर को तो बड़ी आसानी से पटेल साहब ने मिला लिया और बाकी सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। तो वास्तव में एक बिस्मार्क की तरह कूटनीति से जो पटेल साहब ने काम किया, यह कार्य शायद उस वक्त की राजनीति में कोई और राजनेता इस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता था। यह क्षमता सिर्फ पटेल के पास ही थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हमने ये तो देख लिया सर कि जो संविधान सभा बनी वहां से लेकर के जो हमें भारत का वर्तमान नक्शा दिखाई देता है, उस नक्शे के जो वास्तविक चित्रकार है वो सरदार पटेल साहब हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आजादी के पहले यानी 1947 के पहले जो सरदार पटेल साहब का व्यक्तित्व है या जो उनके जो कार्य प्रणाली है, उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें विद्यार्थी के हित में सर। बिल्कुल साहब, पटेल साहब जो हैं अभी सरदार बने नहीं है, राजनीति में शुरुआत ही हो रही है। एक वकील के रूप में स्थापित हुए। जी जी। गांधी जी से मिले, गांधी जी से प्रभावित हुए, गांधी जी के साथ कुछ आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया। लेकिन भारतीय राजनीति में पटेल का एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरना 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बाद ही हो पाया। जी जी जी। मैं बारडोली गुजरात के एक तालुके का नाम है। वहां पर बॉम्बे सरकार ने, बॉम्बे सरकार के अंतर्गत गुजरात आता था, लगान में बेतहाशा वृद्धि कर दी। कहां 4.5% और कहां 29% की वृद्धि। इतनी बेतहाशा वृद्धि
बारडोली के किसान बड़े परेशान, कितना लगान तो नहीं देंगे साहब। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने इस बार अपने एक युवा गुजराती नेता पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन से निपटने के लिए भेजा। वल्लभ भाई पटेल बारडोली के किसानों के साथ मिले और किसानों के साथ मिलकर के उन्होंने अहिंसक तरीके से गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह किया, जिसे इतिहास में बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है जी। और यह सत्याग्रह सफल हुआ। मुंबई सरकार मजबूर हो गई। उन्होंने लगान वृद्धि के मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की, जिसका नाम है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमीशन। इस इंक्वायरी कमीशन ने लगान वृद्धि को असंवैधानिक ठहराया और लगान को वापस घटा दिया गया। पटेल साहब इस आंदोलन में सफल रहे। अहिंसक आंदोलन था, सफलता मिल गई। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सम्मानित करते हुए सरदार की उपाधि से विभूषित किया। अब पटेल साहब इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाएंगे, और वो भी सरदार और साथ में असरदार। सर एक और प्रश्न जो है कि हम लोग बार बार कहते हैं, सभी लोग सुनते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी जी। आखिर क्या है कहानी इनके लौह पुरुष बनने की? क्या कैसे इनको लौह पुरुष टाइटल मिला? देखिए, लौह पुरुष का मतलब आप शब्दों में मत जाइए। लोहे का पुरुष नहीं, एक्चुअली जिसके जो डिसीजन मेकिंग हो, हार्ड डिसीजन एक बार ले लिया, एक बार निर्णय ले लिया तो फिर अपने आप की भी ना सुनना, ये फिल्मी कहावतें हैं। तो एक्चुअली लौह पुरुष उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके भीतर अदम्य इच्छा शक्ति हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, और एक बार जो निर्णय ले लिया उस पर फिर वो पीछे नहीं हटते। यह क्षमता प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य के पास थी, और आधुनिक राजनीति में यह क्षमता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति के कारण ही उन्हें इतिहास में लौह पुरुष के नाम से जाना गया है। एक चलते चलते सर एक अंतिम सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है ये। कई बार बच्चों के मन में रहता है। एक बार जो है बहुत सारे बच्चे मुझे भी ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से इसका जवाब दिलवाना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में कुछ मतभेद थे, या ऐसा हुआ था कि जब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले जो अंतरिम वोटिंग हुई थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने नेहरू जी को आगे बढ़ाया। नेहरू जी को वोट कम मिले थे पर फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है? मैं ये जी बिल्कुल मैं आपको वास्तविक कहानी ही बताऊंगा। जी सर। पहले तो मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं थे जी। पटेल और नेहरू के बीच में कोई मतभेद नहीं थे जी। हो सकता है थोड़े बहुत हो, लेकिन मतभेद वाली या मनभेद जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है जी। वो तो इतिहास की गलत तरीके से व्याख्या करने वाले कुछ लोग इस प्रकार की बातों को फैला देते हैं। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, कार्य परिषद थी, उसके अधिकांश सदस्य सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। लेकिन गांधी जी की व्यक्तिगत इच्छा थी कि पटेल की जगह नेहरू को मौका दिया जाए, और उसके पीछे गांधी जी की स्पष्ट मंशा थी कि वो जानते थे कि पटेल साहब जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, नेहरू में युवा हैं, नेहरू के पास एक विदेश नीति का एक अच्छा अनुभव है, वो ब्रिटिश सरकार से निगोशिएशन कर सकते हैं, नेहरू में विदेश मंत्रालय को संभालने की काबिलियत थी, और जब देश आजाद हो तो हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी जो दीर्घ काल तक शासन कर सके और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को तत्काल स्थापित कर सके। वो सभी क्षमताएं नेहरू के पास थी। और दूसरी बात यह है कि 1950, आप तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे प्राध्यापक हैं जी सर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। 1951 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे और नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उसके पहले सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, पहले लोकसभा चुनाव के पहले। जी। तो गांधी जी चाहते भी तो पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। और आप देखेंगे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का जो सकारात्मक परिणाम हमें सामने आया कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवी थी, साम्यवादी देश और पूंजीवादी देश। लेकिन नेहरू ने अपनी सूझबूझ से बीच का रास्ता निकाला और गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रमोट किया। और जैसे ही देश आजाद हुआ, जैसे ही लोकसभा के पहले चुनाव हुए, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया भर से भारत को जो है
सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है जी। वो इसी कारण प्राप्त हुआ क्योंकि नेहरू में दूरदर्शिता थी, नेहरू विदेश नीति में माहिर थे, युवा थे और लंबे समय तक उनमें शासन करने की क्षमता थी। पटेल साहब वृद्ध हो चुके थे और पटेल साहब गृह मंत्रालयों के मामले में तो निस्संदेह उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन जहां तक विदेश नीति की बात आती है तो नेहरू जैसा कोई दूसरा नहीं था उस समय। इसलिए गांधी जी ने पटेल साहब से प्रार्थना की और पटेल साहब ने भी बिना कोई शर्त रखे अपने आप को पीछे कर लिया। आप देखिए दोनों महापुरुषों के बीच में कितना अच्छा तालमेल था। गांधी जी ने सिर्फ प्रस्ताव दिया और पटेल साहब ने अपने आप को बैकफुट पे ले गए और नेहरू को आगे कर दिया। भारतीय राजनीति में इस प्रकार के उदाहरण आपको विरले ही मिलेंगे, कोई अपने आप को पीछे करके दूसरे को आगे करे, नहीं तो यहाँ तो टांग खिंचाई होती है। आप इतना अच्छा तालमेल पटेल और नेहरू के बीच में देख सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल तो भारतीय राजनीति में मेरे ख्याल से दूसरा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर कि ये भारत का सौभाग्य ही रहा है कि उस समय हमारे पास एक साथ में इतने विशाल व्यक्तित्व वाले इतने ज्यादा लोग थे। शायद ये स्वतंत्र भारत के बाद अभी तक कभी ऐसा नहीं हो पाया कि इतने ज्यादा महान शख्सियत हमें एक साथ समकालीन समय में मिल पाए, एक साथ मिले। जी बिल्कुल विद्यार्थियों, आज के लिए हमारा ये जो अंक है ये इतना ही है। और आप अगर स्वयं किसी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं, सर के विचार जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी सहायता करे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि आप किस विषय पर या किस महान शख्सियत पर वीडियो लेक्चर चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से जानकारी चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।